हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह वीडियो। दोस्त, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्त इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्त, आप लोग मेरे इस चैनल पे आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आप लोग को इस चैनल पे गहराई से पढ़ाया नहीं जा रहा है और इसी तरीके से अलग अलग विषयों का हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। प्रश्नों को शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है दोस्त, इसके 6 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा और जो नंबरिंग है इसको मत ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है पहला थॉर्नडाइक का, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा गैने, चौथा हल का। तो किसकी परिभाषा है दोस्त यह? तो किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ साहब का। नेक्स्ट है कि अधिगम के का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से है। पहला संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, दूसरा स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, चौथा प्रबलन का सिद्धांत, तीसरा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अधिगम का के व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से हैं, तो वह है संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। पहला शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, दूसरा रचनात्मकता और मौलिकता, तीसरा समायोजन और बुद्धि, चौथा है चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है, तो उन्होंने क्या आधार माना? तो उन्होंने आधार माना दोस्त चिंतन और कल्पना। क्या आधार माना? चिंतन और कल्पना को आधार माना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने का एक कला है। ऐसी रुचि जो तो छात्रों में है ही नहीं या इस रुचि का उससे आभास नहीं होता। यह कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया? पहला वुडवर्थ द्वारा, दूसरा थॉमसन द्वारा, तीसरा बर्नार्ड द्वारा, चौथा है गेट्स द्वारा। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया दोस्त? तो यह दिया गया थॉमसन द्वारा। किसके द्वारा? थॉमसन द्वारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यह कथन दिया गया थॉमसन द्वारा कि 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को डांट डांट का संकेत माना जाना चाहिए। पहला उनकी अधिगम कुशलता में कमी, दूसरा उनका अधिगम चरण, तीसरा उनकी अधिगम अक्षमता, चौथा है अधिगम के प्रति उनकी अबोधता। तो 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा जो त्रुटि की गई है, तो कैसा संकेत हम मानेंगे? तो हम संकेत मानेंगे कि उनकी अधिगम का यह एक चरण है। क्या है? एक चरण है। नेक्स्ट है छठा कि बच्चा किस प्रकार सीखता है। पहला पुस्तक पढ़कर, दूसरा परिचर्चा करके, तीसरा प्रश्न पूछकर, चौथा कई प्रकार से। तो दोस्त किस प्रकार सीख सकता है बच्चा? तो क्या हो जाएगा हमारा कि कई प्रकार से सीख सकता है बच्चा। पुस्तक द्वारा, प्रश्न पूछकर और परिचर्चा में शामिल होकर भी बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट क्या है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। पहला निषेधात्मक, दूसरा अग्रसक्रिय, तीसरा संवेदनात्मक और चौथा है उदासीन। तो जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं दोस्त, उनके अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभिभावक की क्या भूमिका होती है? तो दोस्त उसमें अधिगम क्या रहेगा? अधिगम में जो अभिभावक रहे क्या रहेगा? अग्रसक्रिय रहेगा। अग्रसक्रिय। नेक्स्ट क्या है? यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। दूसरा मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। तीसरा जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए
उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। यह चौथा है कि घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो कौन सा उत्तर दोस्त हमारा सही होगा? तो हम उसे क्या करेंगे? अध्यापक के घनिष्ठ संगति में कार्य करने के लिए कहेंगे। यदि वह अध्यापक से संपर्क में बना रहेगा, घनिष्ठ संबंध में कार्य करेगा, तो वह अच्छी तरीके से दोस्त सीख सकता है और अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। आप लोग दोस्त मेरे इस चैनल पे रिवीजन अभी कर सकते हैं। अभी आपको गहराई से कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप लोग इसके लिए दोस्त हमसे जुड़ सकते हैं और कमेंट करना ना भूलें कि कैसा लगा मेरा वीडियो। 9वां, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? पहला, खेल का मैदान। दूसरा, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। तीसरा, सभागार। और चौथा, घर। कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? तो दोस्त क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, ऐसे स्थानों पर हम संज्ञानात्मक विकास को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता। दूसरा, कल्पना। तीसरा, समन्वय। चौथा है अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था है, तो कौन सी अवस्था है दोस्त? अनुकरण द्वारा हम सीख सकते हैं। बच्चा क्या करता है? अनुकरण द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्या है? शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। पहला, मूल प्रवृत्ति पर। दूसरा, नैतिकता पर। तीसरा, वास्तविकता पर। चौथा, ध्यान पर। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है तो किस पर दोस्त? मूल प्रवृत्ति पर। दूसरा, पहला मूल प्रवृत्ति पर। और नेक्स्ट क्या है? किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। पहला, अभ्यसता। दूसरा, अधिगम। तीसरा, अस्थायी अधिगम। और चौथा, अभिप्रेरणा। तो क्या कहलाता है दोस्त? तो हमारा कहलाता है अभ्यसता। क्या कहलाता है? पहला, अभ्यसता कहलाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विद्यार्थी की आवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? पहला, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दूसरा, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना। तीसरा, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन हेतु स्वीकृत। और चौथा है, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो क्या हो जाएगा दोस्त? कि दबाव से किसी बात या विचार को राजी करना, अर्थात बालक को दबाव नहीं देना है, उसे सहज पूर्वक सीखने देना है। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। पहला, भौतिक संसाधनों को। दूसरा, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। तीसरा, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित संचरित अनुभवों को। चौथा है कि बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो 2005 पाठ्यचर्या दोस्त, तो इसके अंतर्गत क्या महत्व दिया जा रहा है? तो दोस्त, बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रमों का सुधार का अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांत शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। और पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? पहला, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारियों का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजित किया जाए। और नेक्स्ट, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। और तीसरा है कि शांत शिक्षा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। और चौथा क्या है? शांत शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो कौन सा उत्तर दोस्त उपयुक्त माना जाएगा? तो दोस्त,
इसमें महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रमों का क्या करते हैं, आयोजन करते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा हम महिलाओं को क्या करते हैं, उन्हें मुख्य धारा। हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है, पहला कठोर अनुशासन बनाए रखना। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है, कठोर अनुशासन बनाए रखना। दूसरा, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। तीसरा, पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना। चौथा, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी क्या है, क्या है मुख्य जिम्मेदारी? 16 का दोस्त, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। नेक्स्ट 17, मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? और बबुआ, बोध समझ बढ़ाने के तरीके से या साहचर्य कार्यों की क्रिया योजना से या मन का चित्र बनाने से या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो कौन सा उत्तर होगा दोस्त? मन का मानचित्रण। मन का मानचित्रण मतलब मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 18वां, अभिवृद्धि है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। और इसके बाद दूसरा क्या है, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। तीसरा, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभिवृत्ति है क्या है? तो दोस्त, यह एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अर्थात पहला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा। तो दोस्त, तो उसमें एक भाषा निहित है। क्या निहित है? एक भाषा। नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। दूसरा, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तीसरा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चौथा, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। दोस्त, किस पे आधारित होती है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। पहला, सीखने की तत्परता पर। दूसरा, सक्रिय भागीदारी पर। तीसरा, अनुदेशात्मक सामग्री का उचित संगठन। चौथा, अच्छा उदाहरण तथा प्रस्तुत करके भूमिका का प्रतिरूप बनाना। तो दोस्त, क्या हो जाएगा 21वां का कि एक शिक्षिका जो स्वयं न उत्तर दे के अपने छात्रों को प्रोत्साहित करती है, तो यह किस सिद्धांत पर कार्य कर रही है? तो दोस्त, वह सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों पर के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए
मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए? पहला परीक्षण के आधार पर, दूसरा लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, तीसरा मौखिक परीक्षण के आधार पर और चौथा है लिखित परीक्षण के आधार पर। तो दोस्त तो हमारा क्या हो जाएगा? मौखिक परीक्षण के आधार पर, अर्थात हम उसे लिखित परीक्षण के आधार पर हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, संवेदना का ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास और भाषा का विकास। तो क्या हो जाएगा दोस्त? तो मानसिक विकास पहला वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। पहला बाल मनोविज्ञान की, दूसरा बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, तीसरा विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी के मत की, चौथा उपरोक्त सभी। तो कौन सा उत्तर सही होगा दोस्त? तो इसमें सभी आ जाएंगे। उसको बाल मनोविज्ञान भी आना चाहिए, बच्चों के समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए और विषय वस्तु में भी उसके क्या ज्ञान होना चाहिए। और विषय वस्तु में क्या है विद्यार्थियों का मत, अर्थात सभी। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार दोस्त अधिगम अपने स्वभाव ... और ... है। पहला निष्क्रिय और सरल, दूसरा सक्रिय और सामाजिक, तीसरा सक्रिय और सामाजिक, चौथा सक्रिय और सरल है। तो कैसा होना चाहिए दोस्त स्वभाव? तो दोस्त सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। पहला क्या होगा? संप्रेषक और व्याख्याता की, दूसरा सुगमकर्ता की, तीसरा निर्देशक की और चौथा है तालमेल बैठाने वालों की। तो कौन सा उत्तर सही होगा दोस्त हमारा? तो निर्देशक की, अर्थात आपको निर्देशित करना चाहिए। एक अन्वेषक के रूप में बालक अपनी समस्याओं की खोज किस रूप में करता है? पहला निरीक्षण, दूसरा सामान्यीकरण, तीसरा प्रमाणीकरण, चौथा ये सभी। तो किस रूप में करता है दोस्त? तो वह करता है सभी तरीकों से। और दोस्त आज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, बाकी अगले वीडियो में कवर करेंगे। और 200 प्लस प्रश्नों की टारगेट किया गया है दोस्त, तो हम आपको 200 प्लस प्रश्न को कराएंगे। और दोस्त हमारे चैनल पे सिर्फ आपको दोस्त अभी रिवीजन ही मिलेगा, अभी गहराई से आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए दोस्त, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको रिवीजन भी ज़रूरी है। और दोस्त मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्त आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।